पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, लैंग्वेज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर दूसरे लोगों के समक्ष अपने मन के भाव प्रकट करता है तथा दूसरों की बातें सुनता और समझता है। वह माध्यम भाषा है जिससे हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। हम लिखकर और पढ़कर भी अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। अंकित विद्यालय की बाल सभा में बोलकर अपनी बात कह रहा है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। वह इन विचारों को भाषा के द्वारा प्रकट करता है, क्योंकि संकेतों द्वारा एक सीमा तक ही भाव और विचार प्रकट किए जा सकते हैं। यही कारण है कि विचारों को भली प्रकार से व्यक्त करने के लिए भाषा का जन्म हुआ। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जो कुछ बोलता है, उससे जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, वे अर्थ वहन करती हैं। तभी वक्ता के शब्दों, ध्वनियों को सुनकर श्रोता उसका अर्थ समझ पाता है। इस प्रकार ध्वनियों के द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है। इसी को भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। विद्यालय की अध्यापिका श्याम पट पर लिखकर विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर बता रही हैं। अंकित का बोलकर अपनी बात बताना भाषा का मौखिक रूप है, जबकि अध्यापिका का लिखकर प्रश्नों के उत्तर बताना भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की दृष्टि से हिंदी का तीसरा स्थान है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, जो निम्नलिखित हैं: 1 हिंदी, 2 उर्दू, 3 पंजाबी, 4 संस्कृत, 5 मराठी, 6 उड़िया, 7 गुजराती, 8 असमिया, 9 तमिल, 10 तेलुगु, 11 सिंधी, 12 कन्नड़, 13 बंगला, 14 मणिपुरी, 15 कोंकणी, 16 नेपाली, 17 मलयालम, 18 कश्मीरी, 19 बोडो, 20 डोगरी, 21 मैथिली, 22 संथाली। इसके अतिरिक्त कई अन्य भाषाएं भी प्रचलन में हैं। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 रूप होते हैं: 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मौखिक अर्थात मुख से बोली गई। सर्वप्रथम मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। यह ध्वनियों में प्रकट की जाती है। यह भाषा का परिवर्तनशील रूप है। इस प्रकार बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। मन के भावों और विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। लिखित भाषा बहुत उपयोगी होती है। पुस्तक, पत्र और समाचार पत्र में इसी भाषा का प्रयोग होता है। अपने पूर्वजों के विचारों, भावों से भी हम भाषा के लिखित रूप के माध्यम से ही परिचित होते हैं, क्योंकि भाषा के लिखित रूप ही दीर्घकाल तक सुरक्षित रह पाते हैं। भाषा के दोनों रूपों में अंतर। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, लेकिन इसके लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है, जिसके कारण लिखित रूप की महत्ता अधिक होती है।
भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। विश्व का अधिकांश कार्य भाषा के इसी रूप के द्वारा संपन्न हो पाता है। यह भी जाने, यद्यपि भाषा का सांकेतिक रूप भी होता है, लेकिन उसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान सही प्रकार से नहीं हो पाता, अतः उसे भाषा के मुख्य रूपों में शामिल नहीं किया जाता। पशु पक्षी भी अपने ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं, किंतु उन्हें हम भाषा में शामिल नहीं करते, क्योंकि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। भाषा के अंग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के निम्नलिखित अंग होते हैं। 1. ध्वनि, साउंड्स। हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि होती है। 2. वर्ण, अल्फाबेट्स। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे अ, इ, उ, ल, म आदि। 3. शब्द, वर्ड्स। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, जैसे च जमा म जमा न बराबर चमन। 4. पद, मॉर्फीम। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शब्द और पद में केवल यही अंतर है कि शब्द शब्दकोश में मिलते हैं, लेकिन पद वाक्य में। 5. वाक्य, सेंटेंस। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, जैसे शिव फुटबॉल खेलता है। इस वाक्य में शिव फुटबॉल खेलता है अलग अलग शब्द हैं, परंतु इनके एक साथ प्रयोग से एक अर्थ निकल रहा है। मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। गुजराती, तमिल, मराठी भाषा भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा क्रमशः गुजराती, तमिल और मराठी होगी। राजभाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा। भाषागत एक रूपता बनाए रखने हेतु भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को भाषा निदेशालय व शिक्षाविदों द्वारा मान्यता दी जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों तथा साहित्य रचना में किया जाता है। हिंदी के मानक रूप का विकास खड़ी बोली से हुआ है। शिक्षित परिवारों, रेडियो, दूरदर्शन आदि में हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। बोली, डायलेक्ट। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली अधिकतर मौखिक रूप में ही प्रयोग की जाती है। जब बोली का विकास होता है तो वह लिपिबद्ध होने लगती है, और यदि उसमें साहित्य निर्माण होने लगे तो वह बोली भाषा का रूप ले लेती है। खड़ी बोली एक बोली थी जिसका मानक रूप बना हिंदी। हिंदी में साहित्य निर्माण भी हो रहा है। भोजपुरी, अंगिका, मगही, राजस्थानी, हरियाणवी, गढ़वाली, मेवाड़ी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के उदाहरण हैं। उपभाषा, सब लैंग्वेज। जब बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसे उपभाषा कहा जाता है। ऐसे में समाज का पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। अवधी, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली सभी बोलियां हैं, लेकिन साहित्य रचना में स्थान पाने के कारण ये उपभाषा बन गई हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्रों की बोलियां निम्नलिखित हैं। बोली, क्षेत्र जहां इसका प्रयोग होता है। बघेली, रीवा, मध्य प्रदेश। ब्रजभाषा, मथुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। मगही, गया, जहानाबाद, बिहार। बुंदेली, छतरपुर, मध्य प्रदेश।
बांगरू, रोहतक, हरियाणा, अवधी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, अंगिका, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, गढ़वाली, गढ़वाल, उत्तराखंड, निमाड़ी, खंडवा, मध्य प्रदेश, मालवी, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भोजपुरी, आरा, छपरा, बिहार, मारवाड़ी, बीकानेर, नागौर, राजस्थान। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी प्रकार पंजाबी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि रोमन का प्रयोग करती हैं। अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी और नेपाली भाषाओं में भी किया जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, मलयालम मलयालम, तमिल तमिल, तेलुगु तेलुगु, ओडिया ओडिया, कन्नड़ कन्नड़, बंगला बंगला, कोंकणी देवनागरी, मैथिली देवनागरी, असमिया असमिया, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, जर्मन रोमन, स्पेनिश रोमन, रूसी रूसी, इटालियन रोमन, उर्दू फारसी, यूनानी यूनानी, चीनी चीनी, मंदारिन, मणिपुरी, मेईतेई माइक। व्याकरण ग्रामर प्रत्येक भाषा को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों की रचना से संबंधित अलग अलग नियम होते हैं। व्याकरण द्वारा इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। व्याकरण भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। इसका सही ज्ञान प्राप्त करके ही किसी भाषा को शुद्ध बोलना, समझना और पढ़ना लिखना सीखा जा सकता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है। व्याकरण के विभाग सेक्शंस ऑफ ग्रामर। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द तथा वर्ण की प्रकृति, रचना तथा प्रयोग विधि को ध्यान में रखते हुए इसे 4 विभागों में बांटा जा सकता है। 1. वर्ण विचार फोनोलॉजी। व्याकरण के इस विभाग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके संयोग और संधि आदि नियमों से संबंधित जानकारी मिलती है। 2. शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। 3. पद विचार पार्सिंग। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। 4. वाक्य विचार सिंटैक्स। इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उससे संबंधित वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। साहित्य लिटरेचर। साहित्य का शाब्दिक अर्थ है एक साथ होना, रहना अथवा मिलना। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। वैसे साहित्य की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन मुख्यतः साहित्य से अभिप्राय है सुंदर अर्थ वाली ऐसी वाक्य रचनाएं जो मन को आनंदित करती हैं तथा समाज की मंगल कामना करती हैं। अर्थात जिन रचनाओं में लोक रंजन होता है वे साहित्य कहलाती हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं।
साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को उसके जीवन संबंधी सत्य का ज्ञान कराती हैं। साहित्य के दो रूप होते हैं, एक गद्य, दो काव्य पद्य। एक गद्य प्रोज, कहानी, लेख, पत्र, नाटक इत्यादि द्वारा मिलने वाला ज्ञान साहित्य के गद्य रूप में आता है। निबंध, कहानी, रेखाचित्र, संवाद, जीवनी, आत्मकथा, डायरी लेखन, यात्रा संस्मरण, नाटक, पत्र आदि गद्य की विभिन्न विधाओं के उदाहरण हैं। जैसे रात में सभी लोगों के सो जाने के बाद पृथ्वी चारों ओर मोती बिखेर देती है और प्रातः होते ही सूर्य उन मोतियों को एकत्र कर लेता है। दो काव्य पोएट्री, कविता, दोहे, चौपाई, पद, कुंडलियां, सवैये इत्यादि काव्य शैलियों द्वारा मिलने वाला ज्ञान साहित्य के काव्य रूप में आता है। कविता, दोहे, गीत, चौपाई, पद, सोरठा, पदावली आदि काव्य की विभिन्न विधाओं के उदाहरण हैं। जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। यह भी जाने, भाषा सीखने का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जो सुन नहीं सकता वह बोल भी नहीं सकता। पहले साहित्य का केवल काव्य रूप होता था। गद्य की विभिन्न विधाएं आधुनिक काल की देन हैं। हिंदी भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। आज हिंदी भाषा का विकास अंतर क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे बड़े भूभाग में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत समृद्ध है क्योंकि यह भाषा अपनी सरल प्रकृति के कारण आसानी से समझी जाती है। इसलिए हिंदी की साहित्य परंपरा अत्यंत गौरवपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1949 से यह भारत की राजभाषा भी है। हिंदी भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसका व्याकरण अत्यंत सरल एवं प्रभावी है। इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। हिंदी का साहित्य विश्व के सर्वोत्तम साहित्यों में से एक है। हिंदी प्रकृति से लचीली है और देश की संपर्क भाषा है। आपने जाना, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली में जब साहित्य रचना की जाती है तो वह उपभाषा बन जाती है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण द्वारा हम भाषा के नियमों के बारे में जानते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। इसके दो रूप हैं, गद्य और काव्य।